student, I am Krishna Kumar, your bio teacher and welcome to our channel Secret Science। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने बायो चैप्टर के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। पिछले लेक्चर में हम लोग डीएनए पैकेजिंग तक पढ़ लिए थे और आज हम लोग बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो जेनेटिक मैटर अभी तक में जितने भी थे, चाहे प्रिंसिपल बेसिस में आ जाओ या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए पैकेजिंग तक, वहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं हो पाया था कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन है या फिर आरएनए है, क्या है। तो उसी को लेकर के हम बात करते हैं। ठीक, ये जेनेटिक मटेरियल का सर्च जो है ये बिगिन हुआ था 1926 से। ये 1926 से बिगिन हुआ था, लेकिन कुछ भी ऐसे तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे जो कि इसको यहाँ से प्रूफ हुआ। बस कुछ साइंटिस्ट थे जो इस ईयर से ढूंढना चालू किए थे। और आप बात करते हैं इसमें कि सबसे पहला ग्रिफिथ सर थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर, जो कि अपना एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किए थे 1928 में। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट है तो समझ रहे होगे, सिस्टमेटिक है, क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ट्रांसफॉर्मिंग नाम क्यों पड़ा, तो इसका हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ग्रिफिथ सर क्या किए? ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ये बिगिन हुआ था 1928 में। ग्रिफिथ सर क्या किए थे अपने इस ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में? दो तरह की चीज़ लिए, एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया से ये सर जो थे वो जो अपना एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना चालू किए, अपना एक्सपेरिमेंट किए। तो वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया था। तो अब बात कर लेते हैं पहले कि बैक्टीरिया जो होता है वो दो तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक, बैक्टीरिया दो तरह का होता है। इस बैक्टीरिया है, पहले ये पता कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में, उसके बाद समझ जाएंगे। बैक्टीरिया दो तरह का होता है। अब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसा बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं, ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि वायरुलेंट होता है, जो कि काउज करता है वायरसेस का या फिर डिजीजेज या सिम्टम्स काउज करते हैं। और कुछ ऐसा भी बैक्टीरिया होता है जो कि नॉन वायरुलेंट होता है, वायरस को, डिजीज को काउज नहीं करता है, जो कि हम लोग जानते हैं बहुत सारा। अब जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, वायरुलेंट है, एस्चेरिचिया कोली है, नॉन वायरुलेंट है। तो किस बेसिस पे बैक्टीरिया को पता किया जाता है कि वायरुलेंट है या फिर नॉन वायरुलेंट है? तो बेसिस होता है उसका आउटर लेयर। ठीक है, हर बैक्टीरिया के पास क्या होता है? अपना आउटर लेयर। तो जिस बैक्टीरिया का आउटर लेयर कैप्सूल होगा या फिर म्यूकस, और जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं होगा, कैप्सूल एब्सेंट, तो ये दो तरह का बैक्टीरिया हो गया। अब जो बैक्टीरिया जिसका पहला लेयर क्या होगा, कैप्सूल होगा या फिर म्यूकस होगा, वो वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है। वो वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है और ये बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। इस पे एंटीबायोटिक्स भी बहुत कम काम करता है। और जिस बैक्टीरिया में पहला लेयर कैप्सूल नहीं होता है, मतलब कैप्सूल एब्सेंट होता है, उसको हम नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर क्या किए थे ग्रिफिथ सर। उन्होंने वायरुलेंट बैक्टीरिया को चूज किए। कौन सा? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के साथ क्या किए, एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ले लिए और उसके बाद बहुत सारा अपना जितना भी रिक्वायरमेंट था उसके बेसिस पे माउस को ले लिए। तो अब क्या होता है, देखो ये जो होता है कैप्सूल, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? जैसे ही हम जिस बैक्टीरिया पे हम डाई को पुट करेंगे और जो बैक्टीरिया हमारा कलरफुल देता है स्ट्रेन, मतलब स्मूथ स्ट्रेन देता है, एकदम से स्मूथ स्ट्रेन, तो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं कैप्सूल वाला बैक्टीरिया या फिर वायरुलेंट बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया डाई के प्रेजेंस में रफ देता है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल एब्सेंट वाला बैक्टीरिया, मतलब नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सर बैक्टीरिया का दो ग्रुप लिए यहाँ पे, कौन कौन सा,
एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का ही दो तरह का बैक्टीरिया लिए। हर बैक्टीरिया का अपने दो तरह होता है, एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसमें कैप्सूल लेयर होता है और एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसमें कैप्सूल लेयर नहीं होता है, ठीक। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। इसके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ले लिए सर, मतलब कि ये वायरुलेंट है और ये क्या है, ये नॉन वायरुलेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि उसके अनुसार सर एक्सपेरिमेंट में क्या किए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे उनके एक्सपेरिमेंट में प्रोसीड्यूर्स क्या क्या थे। उनके एक्सपेरिमेंट में प्रोसीड्यूर था कि सबसे पहले सर क्या किए, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिए। तो अब उनके एक्सपेरिमेंट्स के प्रोसीड्यूर्स के बारे में बात करेंगे। सर क्या किए, पहले एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का, उसको क्या किए, माइस में इंजेक्ट कर दिए, ठीक। जब माइस में इंजेक्ट कर दिए तो उस माइस को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद पता चला कि वो माइस डेड हो गया, वो माइस मर गया। उसके बाद वो लिए आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, मतलब कि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। तो जब वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किए तो पता चला कि माइस जिंदा ही है, माइस मरा नहीं। उसके बाद अब क्या होता है, देखो, अगर हम किसी भी बैक्टीरिया का कैप्सूल लेयर को या फिर म्यूकस लेयर को अगर हम चाहें कि उसका ये जो नेचर है उसको ख़त्म कर दे तो उसको हमको हीट करना पड़ता है। तो ग्रिफिथ सर सेम क्या किए, इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के कैप्सूल लेयर को ख़त्म करने के लिए क्या किए, इसको हीट कर दिए। तो पहले क्या किए, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किए, हीट कर दिए। अब इस हीट वाले जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसको हीट करके वो माउस में इंजेक्ट किए तो पता चला कि माइस जिंदा है, माइस मरा नहीं, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ से यही वो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था जहाँ से पता चला आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के और प्रूव हुआ जेनेटिक मटेरियल के। तो फोर्थ क्या था कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन हीटेड बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ये, और उसके साथ साथ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इस दोनों को क्या किए, साथ में माइस के अंदर में इंजेक्ट किए और पता चला अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद कि माइस डेड हो गया, माइस मर गया। तो अब एक चीज देखा जाए कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हम माइस में इंजेक्ट किए तो माइस डेड हो गया, लेकिन एस स्ट्रेन हीटेड बैक्टीरिया को और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को रखे तब वो डेड क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी बैक्टीरिया को हीट करने के बाद उसका जो भी न्यूक्लियर कैप्सूल लेयर होता है वो तो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, वायरुलेंट कैरेक्टर हट गया। तो फिर मरा क्यों, तो मरा इसीलिए क्योंकि ये उस समय में ग्रिफिथ सर प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन वो बताए कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि एस स्ट्रेन का जो कैरेक्टर था, एस स्ट्रेन का जो कैरेक्टर था, जेनेटिक मटेरियल था, वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक। या ये बोल करके ग्रिफिथ सर का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। लेकिन वो था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चला कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, और सर भी नहीं बता पाए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, ऑसवाल्ड सर थे, मैक्लियोन सर थे, वो लोग बता रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल इट में भी प्रोटीन हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल इट में भी प्रोटीन हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब इसके बाद आता है दो साइंटिस्ट, हर्शी और चेस सर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, अब उसके बारे में जानते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट था जो कि प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या। तो जानते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो अब जेनेटिक मटेरियल को, जैसा कि हर्शीज और चेस सर को जैसा लग रहा था कि इट में भी जो ऑसवाल्ड सर थे, मैक्लियोन सर थे, वो सच हो सकते हैं, तो क्यों ना हम जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन मानकर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हर्शीज और चेस सर
वो प्रूफ नहीं हुआ है कि अभी जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन ही है, लेकिन इन दोनों ने उनको प्रोटीन मान करके एक्सपेरिमेंट किए। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो वो यहाँ पे दो चीज़ का यूज़ किए, एक था वायरस का और एक था बैक्टीरिया का। ठीक है, वायरस कौन सा, यहाँ पे वायरस कौन सा था, बैक्टीरियोफेजेस, और बैक्टीरिया कौन सा था, बैक्टीरिया था एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया था और बैक्टीरियोफेजेस वायरस था। अब देखो इसका नाम बैक्टीरियोफेजेस है लेकिन ये वायरस होता है, क्यों, क्योंकि अब क्यों नहीं, यहाँ पे इसका मतलब देखो बैक्टीरियो का मतलब तो सिंपल पता है कि बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरियो का मतलब सिंपल बैक्टीरिया, और फेजेस का मतलब क्या होता है, फेजेस का मतलब होता है इनगल्फ कर जाना। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है वो बैक्टीरियोफेजेस कहलाता है। अब हमारे इंडिया में जैसे देखते हैं कि गंगा को बहुत ही शुद्ध माना जाता है, वो भी इसीलिए है क्योंकि बेसिकली उसमें देखा जाए तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियोफेजेस पाया जाता था, और अब आकर के कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए जो कि इस वायरस पे हावी पड़ गया, इसीलिए इसका अमाउंट कम हो गया। और पहले जो शुद्ध होता था वाटर वो सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण, बैक्टीरियोफेजेस के कारण। ठीक है, तो हार्सीज और चेस सर का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक वायरस को लिया, बैक्टीरियोफेजेस को, और बैक्टीरिया को, एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया को। ये हमारा ये है हमारा बैक्टीरियोफेजेस और ये है हमारा एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या हो गया, इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये इसका प्रोटीन कोटेड लेयर है, प्रोटीन कोटेड कोट। ठीक, तो ये प्रोटीन कोट लेयर हो गया, ये डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो अब क्या हुआ, हर्सीज और किसे सर क्या किए, चेजेस सर क्या किए कि इसको बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेजेस वायरस को बैक्टीरिया से, एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया से क्या कर दिए, अटैच कर दिए, बैक्टीरिया से अटैच कर दिए। और ये एज अ सेम ये दो लिए, एक और बैक्टीरियोफेजेस वायरस को लिए, ये हमारा बैक्टीरियोफेजेस वायरस, और एक और एस्चेरिचिया कोली को उससे कंबाइन कर दिए, उससे अटैच कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या था कि कुछ देर के बाद, अटैचमेंट के बाद, बहुत समय के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन देखा गया, तो इसको प्रूव करने के लिए आइसोटोप्स का यूज़ किया गया। कौन कौन सा आइसोटोप था, तो वो था एक फास्फोरस आइसोटोप, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। अब रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर तो इसी से समझ में आ गया होगा कि वायरस जो था, कुछ वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में ग्रो कर रहा था, तो अगर वो उसके प्रेजेंस में ग्रो कर रहा था इसका मतलब क्या है, अगर डीएनए वाला, देखो ये क्या था, जब ये वाला जो डीएनए वाला है इसमें जब हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज कर रहे थे तब ये ग्रो दिखा रहा था, इसमें डेवलपमेंट दिख रहा था। क्यों, इसीलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए में फास्फोरस होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है, तो अगर फास्फोरस होगा तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस से ही ये ग्रो करेगा, रेडियो एक्टिव सल्फर से तो नहीं करेगा। ठीक, और इसमें क्या देखा गया, दूसरे वाले में क्या कर लिया गया, दूसरे वाले में देखा गया कि ये वाला बैक्टीरियोफेजेस, इसमें अगर हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर को, तो दिख रहा था कि वहाँ पे प्रोटीन डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे प्रोटीन का डेवलपमेंट हो रहा था, डीएनए का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने बताया कि प्रोटीन कोटेड वाला जिस पे हम लोग रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज किए वो डीएनए ग्रो कर गया और एस्चेरिचिया कोली में जा करके फिर ट्रांसफ़र हुआ, और एस्चेरिचिया कोली में वो पूरा का पूरा अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। तो इससे ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो हर्शीज और चेस सर इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिए। अब हो गया, अब इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका क्या क्या रूल्स होना चाहिए, या फिर किसी भी जेनेटिक मटेरियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है,
तो अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल का बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डीएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल और आरएनए भी होता है, ठीक। तो लेकिन और कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? तो उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है जेनेटिक मटेरियल को पता करने के लिए कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, ठीक। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है वो अपना कॉपी खुद से बनाए, वो अपना कॉपी खुद से बनाए, ठीक। तो सबसे पहला क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल का कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है? मोर स्टेबल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोर स्टेबल होना चाहिए। अब मोर स्टेबल जैसे कि अगर डीएनए हमारा डीएनए और आरएनए का बात करें तो डीएनए हमारा मोर स्टेबल होता है आरएनए के कंपेयर में। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे 3 रीजन है। पहला क्या कि डीएनए में क्या होता है, कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि पहले से ही मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में, आरएनए होता है राइबोज शुगर। तो आरएनए में अगर हम देखते हैं तो 2 और 3 पोजीशन, राइबोज शुगर में 2 और 3rd पोजीशन दोनों पे OH ग्रुप होता है जो कि मोर लेस स्टेबल है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में 2 पोजीशन पे H होता है और 3 पोजीशन पे OH होता है। एक OH होने के कारण ये डीऑक्सीराइबोज शुगर को मोर स्टेबल बनाता है। तीसरा क्या कि हमारे पास थायमीन होता है। N2 बेस में डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में क्या होता है? थायमीन की जगह पे थायमीन 5 मिथाइल या फिर 5 मिथाइल यूरासिल बोल सकते हैं या फिर यूरासिल बोलते हैं। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में थायमीन के जगह पे होता है यूरासिल, लेकिन डीएनए में होता है थायमीन। और थायमीन एक ऐसा N2 बेस है जो कि मोर स्टेबल है, इसीलिए डीएनए को ये भी मोर स्टेबल बनाता है। और तीसरा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक फैक्टर रखता है जेनेटिक डीएनए को मोर स्टेबल बनाने में। तो जो भी पहला बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल के लिए कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, अपना कॉपी खुद से बनाने का एबिलिटी होगा उसमें। उसके बाद वो मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल डीएनए कैसे मोर स्टेबल है? क्यों? 3 रीजन है। पहला कि उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, तीसरा उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा कौन सा है? N2 बेस में वो थायमीन प्रेजेंट है, ठीक। सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और उसके बाद इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो कि पढ़ना है। तीसरा कौन सा हो जाएगा इसका कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल मस्ट फॉलो मेंडेलियन ट्रेट या फिर मेंडेलियन ऑर्डर। अब जो भी जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा वो मस्ट उसको मेंडेलियन ऑर्डर को फॉलो करना ही चाहिए। जो फॉलो नहीं करेगा वो एक जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। और चौथा क्या होगा? चौथा की बहुत ही बेसिक और कॉमन है कि जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि हर टाइम टू टाइम इंक्रीज करते समय अपने अंदर में वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए ताकि इवोल्यूशन हो सके, इवोल्यूशन एस्टैब्लिश कर सके। तो क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू मेक चेंजेस so that evolution can takes place, ठीक। तो ये रहा पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद से रेप्लिकेट करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए अपना कॉपी। दूसरा कि वो मोर स्टेबल हो। तीसरा जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा वो किसी न किसी हालत में भी मेंडेलियन ऑर्डर को फॉलो करेगा। और चौथा कि उसके अंदर में खुद एबिलिटी होना चाहिए कि अपने स्ट्रक्चर को
टाइम टू टाइम चेंजेस करें ताकि इवोल्यूशन हो सके। आज क्या आज के लेक्चर में इतना। अब अगले लेक्चर में हम लोग DNA रेप्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।